तो यहाँ पर प्रश्नावली 3 अध्याय 3 का यह एक प्रश्न है, इसे हम हल करते हैं। तो प्रश्न में स्पष्ट क्या क्या लिखा हुआ है, क्या दिया है, क्या हमको ज्ञात करना है, ये हमें देख लेना है। तो यहाँ पर ये दिया है कि एक समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 165 वर्ग मीटर है। तो हम थोड़ा सा इसको एक चित्र बनाकर पहले समझ लेते हैं कि मान लो ये क्या है, एक समकोण त्रिभुज, ये एक समकोण त्रिभुज है। अब प्रश्न में क्या बोल रहा है कि समकोण त्रिभुज के शीर्ष लंब की लंबाई उसकी आधार भुजा से 7 मीटर अधिक हो। तो शीर्ष लंब और आधार, ये आपको कक्षा 9वीं में पढ़ चुके हो कि मान लो एक त्रिभुज है ABC। किस प्रकार का त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज है मतलब यहाँ पर 90 अंश कहाँ बनेगा? कोण B पर बनेगा। 90 अंश कहाँ बनेगा? कोण B पर 90 अंश बनेगा। तो एक त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। तो ये जो 90 अंश की जो सामने की भुजा है वह कहलाती है कर्ण, और बाकी जो दो भुजा बच जाती है उसमें से हम किसी एक को लंब और किसी एक को आधार मानते हैं स्थिति अनुसार। तो चूंकि यहाँ पर कर्ण का कोई उल्लेख नहीं है, सिर्फ यह बोला है कि समकोण त्रिभुज के शीर्ष लंब की लंबाई उसकी आधार भुजा से 7 मीटर अधिक है। तो इस समकोण त्रिभुज में अगर मैं इस BC को क्या मान लूं? आधार। अगर BC को मैं क्या मान लूं? आधार, तो ये जो भुजा AB हो जाएगी यह कहलाएगी शीर्ष लंब, यह कहलाएगी शीर्ष लंब। शीर्ष लंब का मतलब ऊंचाई भी होता है। अब प्रश्न के अनुसार क्या बोल रहा है कि जो शीर्ष लंब है वह आधार से 7 मीटर अधिक है। तो अब आधार कितना है ये तो हमें नहीं पता है। तो जब गणित में कोई चीज नहीं पता रहता तो हम उसको क्या मान लेते हैं? x। तो यहाँ पर हम मान लेंगे कि मान लो कि आधार क्या है? x। तो शीर्ष लंब क्या हो जाएगा प्रश्न के हिसाब से, प्रश्न के अनुसार कि जो शीर्ष लंब की लंबाई आधार से 7 मीटर अधिक है, मतलब यहाँ पर शीर्ष लंब कितना हो जाएगा? x धन 7। 7 मीटर अधिक का मतलब उसमें हम 7 जोड़ देंगे, इसमें आधार में। तो ये हमें मिल गया। अब हमें शीर्ष लंब और आधार दोनों हम मान सकते हैं। तो यहाँ पर अब हम प्रश्न बनाना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले ज्ञात है, ज्ञात है हमें क्या है? समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर दिया है 165 वर्ग मीटर। 165 वर्ग मीटर। अब हम चूंकि यहाँ पर आधार और शीर्ष लंब का भी उल्लेख है, तो आधार और शीर्ष लंब तो हम मानना पड़ेगा, क्योंकि उसका कोई मान हमें दिया नहीं गया है। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे कि मान लो समकोण त्रिभुज का आधार x है। मान लो समकोण त्रिभुज का आधार x है। तो अतः प्रश्नानुसार शीर्ष लंब कितना हो जाएगा? अभी हम निकाल के मैं बताया हूं आपको। तो शीर्ष लंब होगा x धन 7 होगा। इसको हम मीटर भी लिख सकते हैं क्योंकि क्षेत्रफल वर्ग मीटर में दिया है, तो x धन 7 मीटर होगा। तो समकोण त्रिभुज का आधार x मीटर है, अतः प्रश्नानुसार शीर्ष लंब x धन 7 मीटर होगा। अब आपको पिछले कक्षा में पढ़ चुके हो कि त्रिभुज, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। तो फिर से, चूंकि हम जानते हैं कि क्या होगा, क्या जानते हैं सूत्र इसका? समकोण त्रिभुज का
क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुणित आधार गुणित ऊंचाई। और ऊंचाई को यहाँ पर इस प्रश्न में क्या माने हैं? शीर्ष लंब। तो क्या सूत्र बन जाएगा कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणित आधार गुणित शीर्ष लंब। अब यहाँ पर हमें सब चीज पता है, जो जिसका इसका मान यहाँ पर है उस सब मानों को यहाँ पर रखो और हल करके हमें x का मान प्राप्त करना है। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है 165 वर्ग मीटर। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 165 समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल के जगह। फिर बराबर का चिन्ह है, बराबर के बाद है 1/2 गुणित आधार हम यहाँ पर क्या माने हैं? x। ये हो गया x गुणित शीर्ष लंब क्या माने हैं? x धन 7। ये हो जाएगा गुणित x धन 7। x धन 7। अब इसे हम हल करना है। तो यहाँ पर देखिए गुणा का चिन्ह है और बटे में कितना है? 2। तो 2 को हम इधर पक्षांतर कर सकते हैं। यहाँ भाग है, 2 भाग में है, पक्षांतर होगा तो गुणा में हो जाएगा। तो ये हमें मिल जाएगा 165 गुणित 2 बराबर इस x का गुणा x धन 7 से कर दो। तो x गुणित x की घात 2, फिर धन का गुणा धन, x गुणित 7, 7 एकम 7x। अब यहाँ पर हमें मिल रहा है 165 दूनी 2 पंचे 10 का 0 हासिल 1, 2 छक्के 12 और 1 13 का 3 हासिल 1, 2 एकम 2 और 1 3। तो 330 बराबर x वर्ग धन 7x। अब हमें इसको वर्ग समीकरण के हिसाब से, द्विघात समीकरण के हिसाब से हल करना है। या तो आप इसे पूर्ण वर्ग विधि से भी हल कर सकते हो या मध्य पद को 2 भागों में तोड़कर। तो मैं इसको मध्य पद को 2 भागों में तोड़कर हल करना चाह रहा हूं। तो इसके लिए 330 को मुझे इधर पक्षांतर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जब मैं पक्षांतर करूंगा तो क्या मिलेगा? x वर्ग धन 7x और 330 जब पक्षांतर हो जाएगा तो ये हो जाएगा ऋण 330 बराबर 0। तो ये हमें क्या मिल गया? एक चर का द्विघात समीकरण मिल गया। अब इसे मध्य पद को 2 भागों में तोड़कर अगर हल करना है तो हमें मध्य पद पता है कितना है? 7 है। मध्य पद यहाँ पर कितना है? 7। और a और c का गुणा करने पर हमें मिलेगा 330 और यहाँ पर 1 है तो 330 एकम 330। तो हमें 330 का गुणनखंड करके देखते हैं हम, और इसको 2 भागों में ऐसा तोड़ते हैं कि इनका गुणनफल कितना है? 330, और उन्हीं 2 संख्याओं को जोड़े घटाने तो हमें मिले 7। तो यहाँ पर गुणनखंड कर रहे हैं, 2 से भाग जाएगा, 2 एकम 2 हासिल बचा 1 बन गया 13, 2 छक्के 12, 13 में से 12 गया, फिर हासिल बचा 1 शून्य लगाए बन गया 10, 2 पंचे 10। अब 2 से भाग नहीं जाएगा क्योंकि इकाई में विषम संख्या आ गई। तो इसको हम बीजांक निकाल के देखते हैं कि 3 से भाग जा रहा है कि नहीं। तो 6, 5, 11 और 1 12, 6, 5, 11 और 1 12, 2 और 1 3, मतलब 3 आ रहा है इसका बीजांक, और 3 में 3 से भाग जाता है अर्थात इसमें भी जाएगा। तो ये हो गया 3 पंचे 15 हासिल बचा 1 15 बन गया, 3 पंचे 15, फिर जाएगा इसमें 5 से, 5 एकम 5, 5 एकम 5 और ये आ गया 11 एकम 11। अब हमें इसको कुछ ऐसे डिवाइड करना है कि इनका कुछ ऐसे 2 अंक प्राप्त करना है कि जिसका योगफल या घटाने पर क्या मिले? 7। तो देखते हैं, 5 या 15 दूनी 30 नहीं आ रहा है, 11 दूनी 22, 5 या 15, यस। ये देखिए इन दोनों को गुणा कर रहे हैं हम तो क्या मिल रहा है? 11 दूनी 22। ठीक है, ये 11 और 2 का गुणा कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है? 11 दूनी 22, और दूसरी संख्या इन बीच वाले 2 को गुणा करो, 5 या 15, ये 2 संख्या मिल गई, और 22 में से 15 घटा देंगे तो हमें मिल रहा है 7। तो इस तरीके से हमें ये 2 अंक मिल गए जिसको हम 7 को डिवाइड कर सकते हैं। तो अब इसके बाद आसान हो गया। तो ये हो गया x वर्ग धन, उसके बाद में बताया था कि कोष्टक में लिखना है, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या हमको घटानी है। तो 7x को मैं 22 और 15 के रूप में अगर डिवाइड करूंगा तो क्या बन जाएगा? ये 22x ऋण 15x, कोष्टक बंद, ऋण 330 बराबर 0। अब पहले कोष्टक हटाते हैं तो ये हो गया x की घात 2, कोष्टक के बाहर धन का चिन्ह है मतलब अंदर के पदों का चिन्ह नहीं बदलेगा। तो ये हो गया 22x ऋण 15x ऋण 330 बराबर 0। तो अब इससे हम जोड़ी बनाएंगे, 2 पदों की जोड़ी,
और इसमें से उभयनिष्ठ निकालेंगे तो पहले पद में से उभयनिष्ठ निकलेगा और सिर्फ x। तो क्या बच गया यहाँ पर x धन 22, x धन 22, और फिर दूसरे में से पहले चिन्ह, पहला वाला पद का चिन्ह ऋण है, और मैं बोला था इसको पहले लिख लो x धन 22 क्योंकि इधर आया था कोष्टक में। अब यहाँ पर देखिए कि x पहले पद में से x बाहर हो गया तो क्या बचा 15, इस 15 को बाहर करोगे तो हमारा को ये आ जाएगा। तो इस तरीके से हमें फिर से x धन 22 कॉमन ले लेंगे हम, तो x धन 22 कॉमन हो गया तो क्या बचेगा, पहले पद में से x धन 22 हट गया तो सिर्फ बचा x, दूसरे पद में से x धन 22 हट गया तो बचा ऋण 15 बराबर 0। तो ये हमें दो गुणनखंड मिल गए। अब इन दोनों गुणनखंडों को हम अलग अलग शून्य के बराबर कर सकते हैं। तो ये हो गया x धन 22 बराबर 0 या x ऋण 15 बराबर 0। तो इसको अगर पक्षांतर करते हैं तो हमको मिलता है x बराबर ऋण 22 या x बराबर धन 15। अब चूंकि हमें यहाँ पर शीर्ष लंब और आधार ज्ञात करना है, क्योंकि एक तरीके से यह एक माप है, किसी भी रेखा की माप है। यहाँ पर देखिए समकोण त्रिभुज बना हुआ है और समकोण त्रिभुज का शीर्ष लंब मतलब ए और बी की, ए से बी तक की लंबाई, और आधार का मतलब बी से सी तक की लंबाई। क्योंकि लंबाई या किसी भी संख्या की माप ऋणात्मक नहीं होती है तो यहाँ पर हम लिखेंगे चूंकि x का मान ऋणात्मक नहीं होगा, अतः x बराबर कितना आ जाएगा 15। अतः यहां पर हम लिख सकते हैं, अतः समकोण त्रिभुज का आधार, अतः समकोण त्रिभुज का आधार x बराबर कितना आएगा 15 मीटर, एवं शीर्ष लंब क्योंकि 7 मीटर ज्यादा था, ये शीर्ष लंब था x धन 7, इसका मतलब आ गया 15 धन 7 बराबर 22 मीटर। तो यह आ गया हमारा उत्तर कि समकोण त्रिभुज जो हमें प्रश्न में दिया था उस स्थिति के अनुसार, उस शर्त के अनुसार समकोण त्रिभुज का आधार हमें मिला 15 मीटर और शीर्ष लंब मिला हमें 22 मीटर।